नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्कूल रैंकर्स बाय अरण्या सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सबसे ख़ास चीज़, और वो सबसे ख़ास चीज़ क्या है? आज से स्कूल रैंकर जो है वो सी-टेट की भी तैयारी शुरू करवा रही है और धमाकेदार एंट्री के साथ में है। और ये जो सी-टेट की हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, ये ऑन डिमांड चल रहा है। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि सर आप सी-टेट के लिए तैयारी क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो पहला पड़ाव है ये तो कम से कम पहले हम लोग निकल जाएं यहाँ से। तो उन सभी के सपनों को उड़ान देने के लिए और उनके पंखों में जान देने के लिए हम लेकर के आपके लिए आ गए हैं सी-टेट का एक धमाकेदार, चूँकि सेशन का शुरुआत मैं आपके लिए कर रहा हूँ 50 MCQ क्वेश्चंस के साथ, जो कि मोस्टली आपके सी-टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये आने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज से शुरुआत करते हैं। सी-टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं हमारे जितने भी साथी हैं उन सब के लिए कोर्स, और यकीन मानिए यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आप अपना सी-टेट एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकें। तो दोस्तों, एक बात तो पक्का है कि भाई जब आप स्कूल रैंकर्स में आते हैं ना, तो स्कूल रैंकर्स में आने का मतलब ही होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस आपका पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैं भी इस फील्ड में पिछले 27 सालों से हूँ और मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चंस आ रहा है और कौन कौन सा क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिगर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेशन जो है हमारा सी-टेट का, वो है आपके पास 50 MCQs जो कि आपका पैडागोजी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। तो ये यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि हमारे जो भाई लोग RRB का जो तैयारी कर रहे हैं, RRB की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि आपका जो मोस्ट ऑफ द जो पैडागोजी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही होता है। ठीक है, तो चाहे आप KVS की तैयारी करो, चाहे आप NVS की तैयारी करो, चाहे आप सी-टेट के लिए करो, ठीक है, अपेक्षाकृत सारे में आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपका सिमिलर ही आता है। तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी आपके पास है, वो सेशन आपका चलता रहेगा, लेकिन साथ में ये आपका है, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन अपना उठा सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को इनमें से कौन ऐसा है जो अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, पैसिव लिसनिंग, और लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, टीचर सेंटर्ड लेक्चर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। सो कंस्ट्रक्टिविज्म emphasize active participation where learners build knowledge from prior experience or active participation in the programs. So ये जो भी काम होता है, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं ना वो खुद से करके सीखते हैं या अपने पूर्व अनुभवों से अपने नॉलेज को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो वो सब कहलाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के थ्रू। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज़ जनरली बिटवीन। अब पियाजे के अनुसार जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो किस एज में आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या होता है, 7 से 11 साल के बीच का जो समय होता है ना वो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। चिल्ड्रंस कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। तो बच्चे जो होते हैं ना यहाँ से वो खुद से सोचना शुरू कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी घटना के बारे में। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन ऐसा है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो नहीं? देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें नॉट पर हमेशा फोकस करना है। इस क्वेश्चन में भी नॉट को मैंने क्या किया ना कि कैपिटल से लिख दिया है, ताकि ये आपकी आँख को चुभे, यानी आपको पता चल जाना चाहिए कि नॉट है ये। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नॉट हमारा इग्नोर हो जाता है और वो यस वाले पार्ट में चला जाता है, उससे हमारा 1 मार्क्स घट जाता है। तो इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल एंड ऑर्डरली। ऑल चिल्ड्रंस डेवलप एट द सेम रेट। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसमें से जो सही आंसर वो है हमारा बी है, द ऑल चिल्ड्रंस डेवलप एट द सेम रेट।
ठीक है। द सीक्वेंस इन सिमिलर बट द रेट ऑफ द डेवलपमेंट डिफर अमंग चिल्ड्रन। सीक्वेंस तो सेम रहता है लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है ना वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग होता है। Vygotsky zone of proximal development refers to skills a child can perform independently, skills a child can learn with guidance, skills beyond a child's capacity, skills mastered in the past। तो ये 4 ऑप्शन ये बता रहे हैं। Vygotsky का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये किसको रेफर करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बी, स्किल अ चाइल्ड कैन लर्न विथ गाइडेंस। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पूरा। कि ZPD इज द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर्स कैन डू अलोंग एंड विथ सपोर्ट अलोन। ये जो लर्नर्स होता है वो अकेले क्या क्या कर सकता है और किसी के सपोर्ट से क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये जो JPD जो होता है ना वो क्या होता है? गैप होता है। ठीक है, किस चीज़ के बीच का? कि अकेले क्या कर ले रहे हैं और किसी के सपोर्ट से क्या कर रहे हैं उसके बीच का। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? ये तो बहुत हम लोग कर चुके हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल क्या है? एनुअल एग्जाम, मिड टर्म टेस्ट, फीडबैक ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटी, बोर्ड एग्जाम। तो इसका सबसे आसान आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, फीडबैक ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? साल भर चलने वाला प्रोसेस होता है। अकॉर्डिंग टू द Culver's post-conventional morality is characterized by avoiding punishment, following societal rules, following universal ethical principle, seeking reward। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सो मॉरलिटी क्या होता है? मॉरलिटी इज गाइडेड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल, ओके, नॉट जस्ट सोसाइटल रूल, है ना। अब होता क्या है ना कि मॉरलिटी जो होता है वो क्या होता है? हमारे अंदर की चीज़ है, सेल्फ चूजन है। जो एथिकल प्रिंसिपल होता है जो हम खुद से चूज़ करते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, और ये नहीं होता कि हम लोग सोसाइटी जो हमारे ऊपर थोप रहा है उसको हम लोग करें। ठीक है, तो वो कहलाता है आपके पास में। NEP 2020 recommends foundational literacy and numeracy FLN to be achieved by class 1, 2, 3, 5। और FLN जो होता है ना वो आजकल हमारे सभी सरकारी स्कूलों में ये चलता है, प्राइवेट स्कूल में नहीं चलता है। गवर्नमेंट स्कूलों में ये FLN जो होता है ना वो आपका मिडिल स्कूल तक, क्लास 6 तक, ये क्लास 8 तक जो होता है वो सभी बच्चों को FLN किट मिलता है ये सब। लेकिन जनरली ये जो आपका होता है ना ये जो चलता है ये हम लोग क्या करते हैं? अचीव करते हैं किसके लिए? क्लास 3 के लिए, जो हमारा जो ग्रेड 3 के जो बच्चे लोग होते हैं उसके लिए होता है ये। लेकिन जो किट आता है वो इतने सारे किट होते हैं ना कि वो सभी को ऑब्वियसली दे दिया था कि भाई सभी के लिए होता है। तो ऑब्वियसली जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो हमारे जो छूट जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो उनके लिए सब आ जाता है। लेकिन ये एक्चुअल में जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रेकमेंड करता है ना, क्या रेकमेंड करता है? FLN जो रेकमेंड करता है वो किस क्लास के लिए रहता है? वो क्लास 3 के लिए रहता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम? इस इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए कौन सा टीचिंग मेथड इफेक्टिव होता है? तो ये पीयर ट्यूटरिंग सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है? अपने आपस में दोस्त लोग जो सीखते हैं ना उसको हम लोग पीयर ट्यूटरिंग करते हैं। और ये क्या करता है? सपोर्ट करता है किस चीज़ को? कोलैबोरेशन को। कोलैबोरेशन किन के बीच में? आपसी दोस्तों के बीच में। ठीक है, और इंक्लूसिव लर्निंग। और तभी यहाँ पर क्या होता है? सारे लोग एक साथ सीखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव लर्निंग। तो जो कोलैबोरेट कर जाते हैं सारे बच्चे, वहाँ पर टीचर की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। होता है ना कि हम लोग टिफिन ब्रेक में बैठे हुए हैं, बाहर बेंच पर बैठे हुए हैं, उसी समय कोई क्वेश्चन आ जाता है, अरे यार ये वाला क्वेश्चन बना क्या? नहीं बना रहे, तुमसे नहीं बना, लाओ बना देते हैं। तो वो जो बनाने लग जाता है ना, ये क्या होता है? यही तो पीयर ट्यूटरिंग हो गया। ये क्या होता है? टिफिन ब्रेक में भी होता है, क्लास में अगर लीजर है तो वहाँ भी हो जाता है ये। तो पीयर ट्यूटरिंग जो होता है वो इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब कि जब सबसे इफेक्टिव ये तरीका है इंक्लूसिव क्लासरूम का। स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन मीन्स, स्कैफोल्डिंग भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं ना, पिछले 2-3 वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है। सो स्कैफोल्डिंग इज टेम्पररी एड्स दैट ग्रेजुअली रिमूव। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन मीन्स गिविंग परमानेंट हेल्प टू द चाइल्ड, नो, विथ ड्रॉइंग सपोर्ट एज लर्नर्स गेन कॉम्पिटेंस। जैसे बच्चे में
नॉलेज आ जाता है, वो गेन कर लेता है, उसको सपोर्ट छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसको सपोर्ट ले लिया, वापस ले लिया जाता है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रो फोल्डिंग बोलते हैं। मेकिंग द चाइल्ड डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, ये भी नहीं है। असाइनिंग होमवर्क्स ओनली, ये भी नहीं है। तो जो बच्चा किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है उसको सपोर्ट करते हैं कुछ क्षण के लिए, वो जैसे ही कर लेता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE का फीचर कौन नहीं है। एम्फेसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन, कंटिन्यूस फीडबैक, होलिस्टिक असेसमेंट, बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो क्या हो गया, ए है। CCE फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नॉट रूट लर्निंग। यहाँ पर भी नोट है, कैपिटल में लिखा हुआ है, उसको हमेशा फोकस करना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें से कौन नहीं है विशेषता, किसका, CCE का। तो एम्फेसाइज ऑन रूट मेमोराइजेशन, रटने वाली ये पर ये नहीं चलता है, उसको ये नकारता है, ठीक है। द मेन एम ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो मेन एम होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, क्लासीफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख चुके हैं इसको हम लोग। तो ये क्या होता है, हाँ, लेकिन इसका जो ऑप्शन होता है ना, वो ऑप्शन अलग अलग रहता है, ताकि आपको ये न रहे कि हम एक ही क्वेश्चन को बार बार दे रहे हैं। ऑप्शंस अलग अलग रहता है, बदल बदल कर मिलता है आपको, ताकि आपको थोड़ा सा नयापन लगे उसमें। सो ब्लूम टेक्सोनॉमी कैटेगराइज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसका आंसर था ए। इन एन एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम द टीचर्स रोल इज मेनली, एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम में टीचर्स का खास रोल क्या होता है, मेन रोल क्या होता है, नॉलेज ट्रांसमीटर नहीं, फैसिलिटेटर एंड गाइड, है ना। पिछली क्लास में नोट्स में भी मैंने कहा है ना कि फैसिलिटेटर, टीचर्स आज के डेट में क्या है, फैसिलिटेटर है, वो केवल प्रोवाइड करता है सुविधाएं और उसको केवल गाइड करता है, ठीक है। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रिक्वायर्स द टीचर्स टू फैसिलिटेट एंड गाइड स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन एंड सपोर्ट इन एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वैल्यूइंग डाइवर्सिटी, सेग्रीगेशन ऑफ स्पेशल नीड स्टूडेंट, इक्वल पार्टिसिपेशन, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड। इसका सही आंसर क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ स्पेशल नीड स्टूडेंट। आप इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल नीड वाले बच्चों को अलग नहीं रख सकते। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सभी बच्चे समान हैं, सभी बच्चे एक साथ सीखेंगे, और सभी बच्चे दोस्त हैं, और सभी पीयर ट्यूटरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आप सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग करके रखना, इसको सेपरेट करना। In metacognition, students memorize fact, think about their own thinking, focus only on teachers' instruction, avoid self-reflection. इसका सही आंसर क्या होता है, metacognition means awareness and regulation of one's own thought processes, ठीक है। तो think about their own thinking, तो स्टूडेंट क्या होता है, वो think about their own thinking, अपने सोच को दोबारा सोचता है ना। यानी कि वो क्या हो गया, अवेयरनेस, रेगुलेशन ऑफ वंस ऑन थॉट प्रोसेस, यानी कि उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, उस पर दोबारा सोचता है वो, ठीक है। ये क्या होता है, मेटाकॉग्निशन क्या है, स्टूडेंट्स थिंक अबाउट देयर ऑन, अपने सोच को फिर दोबारा सोचता है। एक्सक्यूज मी। विच लर्निंग थियोरी एम्फेसाइज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को एम्फेसाइज कौन सा थ्योरी जो है वो करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म और कॉग्निटिज्म। सो इसका सही आंसर क्या हो गया, बिहेवियरिज्म। सो बिहेवियरिज्म फोकस ऑन बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सो बिहेवियरिज्म क्या होता है, बार बार किसी को आप टोकते हैं ना कि यार सच बोलो, या खाने के बाद तुम तुरंत हाथ अच्छा से धोया करो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बार बार रीइंफोर्स करते रहने से उसके बिहेवियर में ये परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग पहले देख चुके थे, थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन सब अलग अलग सारा ये है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, पढ़ने में या किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है
उसको पहचानने का ये तरीका होता है. विच अप्रोच इनकरेज लर्निंग बाई डूइंग, लेक्चर, प्रोजेक्ट मेथड, डिक्टेशन और ड्रिल. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? प्रोजेक्ट मेथड. इन Erickson's इंडस्ट्री वर्सेस inferiority stage, children are usually toddlers, preschoolers, प्राइमरी स्कूल एज, एडोलेसेंट. ये 4 है. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. द एज बिटवीन 6 to 12 ईयर्स. ठीक है, फोकसेस ऑन कॉम्पिटेंस थ्रू स्किल मास्टरी. यानी कि 6 से लेकर के 12 साल के जो स्टेज होता है बच्चे का, उसमें फोकस किया जाता है कि उसका कॉम्पिटेंसी जो है ना वो कैसे आएगा. स्किल होना चाहिए किसी भी चीज़, यानी कि किसी चीज़ में उसकी मास्टरी होनी चाहिए. उससे क्या होना चाहिए? उसके अंदर में ये आना चाहिए. तो ये किसका था? ये एरिक्सन्स का था. इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी स्टेज. ठीक है, तो ये जो दोनों का ये जो है ना, इसमें बच्चे का जो होता है वो क्या होता है? वो होते हैं प्राइमरी स्कूल एज में. ठीक है, प्री स्कूल से बाहर निकल जाते हैं. प्राइमरी स्कूल एज में जब बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं? किसी न किसी चीज़ में वो स्किल मास्टरी करते हैं, तब उनके अंदर में कॉम्पिटेंसी डेवलप होता है. द टर्म हिडन करिकुलम रेफर टू. हिडन करिकुलम क्या होता है? सेक्रेट सब्जेक्ट, अनरिटन सोशल एंड कल्चरल लेसन इन स्कूल, को करिकुलर एक्टिविटीज ओनली, करिकुलम्स फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनरिटन सोशल एंड कल्चरल लेसन इन स्कूल. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो क्लास में किताबों से नहीं पढ़ाई जाती. हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाते समय बच्चों को सिखा देते हैं कुछ सोशल कल्चर, कुछ सोशल रूल्स, कल्चरल जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, वो हम लोग क्या करते हैं? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो समझा देते हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो समझा देते हैं, तो सोशल स्टडी की क्लास है तो वो समझा देते हैं. तो क्या होता है? पढ़ाते समय ही हम लोग इन सारी चीज़ों को जो मॉरल देते हैं, उनको जो ज्ञान देते हैं, जो कल्चरल लेसन देते हैं, जो उनको सोशल लेसन देते हैं, ये सब क्या करता है? ये कहीं पर भी सिलेबस में लिखा हुआ नहीं रहता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनरिटन सोशल एंड कल्चरल लेसन इन स्कूल. ये जो पढ़ाई होती है इसको हम बोलते हैं हिडन करिकुलम. ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या होता है? इंक्लूड्स वैल्यू. ये क्या करता है? वैल्यू इम्प्रूव करता है बच्चों में, उनका एटीट्यूड में सुधार लाता है और उनके बिहेवियर में भी परिवर्तन करता है, चेंज करता है. समेटिव असेसमेंट इज बेस्ट यूज फॉर एंड ऑफ टर्म इवेल्युएशन. विच ऑफ दिस इज अ स्टूडेंट सेंटर स्ट्रैटेजी? स्टूडेंट केंद्रित है ना तरीका क्या है? लेक्चर, रोल प्ले. सही आंसर है रोल प्ले, जहाँ पर बच्चे लोग होते हैं. मल्टीग्रेड टीचिंग इज कॉमन. मल्टीग्रेड टीचिंग इज कॉमन इन अर्बन स्कूल, सिंगल टीचर रूरल स्कूल, प्राइवेट स्कूल और बोर्डिंग स्कूल. जिसका मतलब जो सिंगल टीचर रूरल स्कूल जो होता है ना, वहाँ पर क्या होता है? मल्टी ग्रेड टीचिंग होता है. यानी कि एक ही क्लास में अलग अलग एक ही रूम में अलग अलग क्लास के बच्चों को बैठा करके पढ़ाया जाता है. आप लोगों ने इस एकलव्य स्कूल का नाम सुना होगा. तो जो एकलव्य मॉडल स्कूल होता है ना, उसमें सिंगल टीचर होते हैं. ठीक है, तो सिंगल टीचर स्कूल होता है एकलव्य मॉडल स्कूल. तो इन रूरल एरिया वन टीचर ऑफन टीचर्स multiple grade in the same classroom. Okay, reflective teaching involves following fixed lesson plan, critically analyzing one's own teaching, avoiding feedback, teaching without planning. So reflective teaching क्या करता है? critically analyzing one's own teaching. ठीक है, तो ये क्या होता है? reflective teaching improve practice through self evaluation. So reflective teaching वो क्या करता है? प्रैक्टिस थ्रू आप जो है खुद करते हो काम, खुद को जज किया कि मैंने सही किया कि नहीं किया, कहाँ गलत किए हैं, आप उसको फिर से सुधार लेते हो. ठीक है, तो सेल्फ इवेल्यूशन करते हो और वो प्रैक्टिस बार बार करते रहते हो जब तक कि उसमें सुधार न हो जाता. जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग. और लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट रीडिंग इज डिस्ग्राफिया, डिस्लेसिया, डिस्प्रैक्सिया एंड डिस्कैल्कुलिया. ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? डिस्लेसिया होता है, इम्पैक्ट रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अकॉर्डिंग टू बर्नर्स द स्पायरल करिकुलम मीन्स, स्पायरल करिकुलम का मतलब क्या होता है? बर्नर्स के अनुसार रिविजिटिंग टॉपिक्स एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज. हम लोगों ने इसको पीछे डिस्कस किया था कि जो स्पायरल करिकुलम होता है वो क्या करता है? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है ना, उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी
हाई होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब डीपर 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 होते चला जाता है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का पहला स्टेप क्या होता है? चूजिंग टीचिंग एड्स, स्टेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइटिंग क्वेश्चंस, गिविंग होमवर्क। तो सबसे पहला जो स्टेप है लेसन प्लानिंग का वो होता है स्टेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो लास्ट जो है ना, क्या चाहिए हमको, वो सबसे पहले माइंड में आता है कि रिजल्ट क्या चाहिए, और फिर रिजल्ट को माइंड में रख के हम लोग पूरा लेसन प्लान तैयार करते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव पैडागोगी रिक्वायर्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। द मॉन्टेसरी मेथड एम्फेसाइज टीचर्स लेट लर्निंग, फ्रीडम विद इन लिमिट्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मेमोराइजेशन। सो मॉन्टेसरी मेथड क्या होता है? फ्रीडम विद इन लिमिट, मतलब बच्चों को मॉन्टेसरी में आज़ादी रहता है, बच्चे उछल कूद करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट भी तो रहता है ना कि इस रूम से बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, इस बाउंड्री के बाहर आपको नहीं जाना है। तो एक लिमिट में बच्चों को आज़ादी के साथ सीखने का मौका देते हैं। सो मॉन्टेसरी फोकसेस ऑन सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी इन अ प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इवेल्यूशन मीन्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में इवेल्यूशन क्या कहलाता है? मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसके आधार पर जजमेंट करना। ठीक है, ये क्या होता है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार इवेल्यूएशन का मतलब होता है। सो इवेल्यूएशन इन्वॉल्व क्रिटिकल जजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडिया that is based on certain criteria. A teacher asks students to discuss and solve problems together. This is cooperative learning, authoritarian teaching, competitive learning, isolated learning. So teacher asks students to discuss. टीचर ने क्या कहा? बच्चों को डिस्कस करो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। आपस में डिस्कस करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ये क्या कहलाएगा? कोऑपरेटिव लर्निंग है ना। क्यों? बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, किसी का और बाहरी का तो हेल्प, टीचर का हेल्प नहीं ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं साथ मिलकर। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव लर्निंग। सो कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स टीम वर्क एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, विच प्रिंसिपल इज कॉमन टू NEP 2020? कौन सा प्रिंसिपल है जो कॉमन है NEP 2020 के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग पाथवे, फिक्स्ड करिकुलम फॉर ऑल, एग्जाम ओनली इवेल्युएशन, teacher centered classroom. So NEP 2020 promotes flexible multidisciplinary learning methods. ठीक है, so right answer is A, flexibility in learning pathway. The best approach for gifted student is, best approach for gifted student जो ऊपर से लेकर के आ रहा है ना, वो एक्स्ट्रा होमवर्क देना है उसको, enrichment program, ignoring their needs, making them teach others only. नहीं, option B is the right answer. Enrichment program. Enrichment challenges gifted learners beyond the standard curriculum. जो गिफ्टेड है ना, गॉड गिफ्टेड है, वो आया क्लास में पढ़ने के लिए, आप जो पढ़ा रहे हो सिलेबस से, उसके लिए आसान चीज़ें बना के रख दिया वो। अब वो बना के रख दिया, आप पूरे क्लास को पढ़ा रहे हो, वो बैठा बैठा क्या करेगा? सबको डिस्टर्ब करेगा, या तो बोर हो जाएगा, वो नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो वैसे बच्चों के लिए क्या करते हैं हम लोग? इनरिचमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड करिकुलम से हट करके उसको क्वेश्चन देते हैं या कुछ बताते हैं, ताकि वो इसमें इंगेज रहे या उसका लर्निंग आउटकम अच्छा हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग। इट हेल्प्स मॉडिफाइंग टीचिंग एंड इम्प्रूव लर्निंग इन प्रोग्रेस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से हम लोग इसको देख चुके हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक क्या मोटिवेशन। ठीक है, आंतरिक मोटिवेशन कहाँ से आता है? एक्सटर्नल रिवार्ड, फियर ऑफ पनिशमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन, पीयर प्रेशर। पर्सनल इंटरेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन से आंतरिक मोटिवेशन आता है। विच इज़ आ साइकोमोटर डोमेन एक्टिविटी। साइकोमोटर डोमेन एक्टिविटी क्या होता है? तो रट लेना ये सब क्वेश्चन को भाई, एकदम आएगा ही आएगा ये सब। साइकोमोटर स्किल इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो आंसर बी इज परफॉर्मिंग अ डांस।
तो डांस करना क्या था, साइकोमोटर होता है। साइकिल चलाना क्या है, साइकोमोटर है। फुटबॉल खेल रहे हैं, साइकोमोटर है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, कल भी मैंने पढ़ा था और इसके पहले वाले दिन में भी पढ़ाया था, लेकिन ऑप्शन चारों अलग अलग था दोनों के। आज तीसरा दिन भी ऑप्शन अलग है, तो क्वेश्चन सेम होता है, कभी कभी ऑप्शन अलग अलग होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्लास एक्टिविटी को दिया था ना, लैब एक्सपेरिमेंट, कि साइकोमोटर है कि नहीं है, डोमिनेंट एक्टिविटी है, कौन सा, लैब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साथ ही साथ परफॉर्मिंग अ डांस इज ऑल्सो अ साइकोमोटर डोमिनेंट एक्टिविटी। इन सब चीज़ों को भी देखना है। तो कभी कभी लग सकता है कि अरे यार एक ही क्वेश्चन बार बार, नहीं, ऑप्शन अलग अलग है। द नोट डिटेंशन पॉलिसी वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन RTE एक्ट 2009, NEP 2020, NCF 2005, कोठारी कमीशन। सो नोट डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है, कब इसको इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था, RTE एक्ट जब लगा था 2009 में, तो उसमें किया गया था कि बच्चों को क्लास 8 तक नहीं निकालना है। ठीक है, RTE मैंडेट नो डिटेंशन टिल क्लास 8, किसी भी बच्चे का नाम नहीं कटेगा, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, कहाँ तक, क्लास 8 तक। और अभी भी होता है कि क्लास 8 तक जो है, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया है, क्लास 8 में भी बोर्ड होने लग गया, तो इस सब थोड़ी चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। तो ये चेंजेस आपको ना केवल गवर्नमेंट स्कूल में ही दिखेगा, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं ना, उसका सारा इफेक्ट गवर्नमेंट स्कूलों में ही दिखता है। प्राइवेट स्कूल का अप टू क्लास 8 तक वो नॉर्मल चलता है, उनका रेफरेंस बुक के थ्रू है। इन एन इंक्लूसिव क्लास द टीचर शुड, इंक्लूसिव क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, वैरिड स्ट्रेटजीज मीट डाइवर्स लर्नर्स नीड। इंक्लूसिव क्लास है, अलग अलग तरह के बच्चे, तो सभी तरह के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ाने का स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सो मेंटेन सेम पेस फॉर ऑल विदाउट सपोर्ट, नो, यूज वेरिड टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर ईच डाइवर्स लर्नर, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होना चाहिए, किसका, टीचिंग का। ऑप्शन बी, पीयर असेसमेंट इन्वॉल्व। चलिए नेक्स्ट है, द मेन फोकस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज टीचर्स कन्वीनियंस, स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट। तो जो चाइल्ड सेंटर्स एजुकेशन होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, बच्चे ही मेन फोकस पर होते हैं, हाँ? तो स्टूडेंट का नीड और उसका इंटरेस्ट ही वहाँ पर इम्पोर्टेंट हुआ। तो जितने भी हमारे सीटेट वाले जो साथी हैं ना, वो शुरुआत कर रहे हैं बीएड के बाद, तो वो जो है हमेशा फोकस रखिए कि कुछ कुछ आंसर आपको क्या करना है, क्वेश्चन से भी पकड़ लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। सो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टेलर्स लर्निंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, शिफ्ट इनिशियल लर्निंग आउटसाइड एंड प्रैक्टिस इनसाइड द क्लास। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क स्कूल में करते हैं और पढ़ते घर में हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप्ड अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन ए, स्टूडेंट लर्निंग न्यू कंटेंट एट होम एंड प्रैक्टिसिंग इन क्लास। विच टाइप ऑफ लर्निंग इज रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होता है, रट्टा मार पढ़ाई। तो रट्टा मार पढ़ाई क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग, मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कुछ नहीं, मेमोराइजिंग, याद करते रहो बिना कुछ समझे मुझे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। रेमेडियल टीचिंग इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, स्टूडेंट्स विथ लर्निंग गैप, टीचर्स, गिफ्टेड स्टूडेंट ओनली। तो रेमेडियल किसके लिए होता है, जिसका लर्निंग गैप हो गया, एक दो चैप्टर छूट गया है, पीछे रह गया है, तो रेमेडियल क्लासेस उसको हम लोग देते हैं। तो रेमेडियल क्लास किसके लिए हो गया, वो टीचर स्टूडेंट्स विथ लर्निंग गैप के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट एम टू मेंटेन डिसिप्लिन फॉर इट्स ऑन सेक, क्रिएट अ conductive learning environment, punish misbehavior harshly, keep students silent always। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का एम क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका टीचिंग के अंदर में। तो इसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट सपोर्ट्स लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। सभी का इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए आपका जब आप पढ़ाने के लिए क्लास में जाओ। तो ये क्या करता है, क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट, पूरा वातावरण को बनाता है अगर आपका क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो। इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग असेसमेंट शुड बी
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, करके सीख रहे हैं, करते जाइए, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। Schema theory in learning refers to fixed timetable, mental framework for organizing knowledge, memorizing formulas, writing summaries. इसका सही आंसर क्या हो गया, मेंटल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। तो स्कीमा क्या करता है, हेल्प स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन को रखने और बाहर निकालने का काम करता है। द लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल वाज एडवोकेटेड बाय जॉन डेरी, जेन पियाजे, V.F. स्किनर, हावर्ड गार्डनर। तो ये जॉन डेवी का ये कॉन्सेप्ट था, ये लर्निंग बाय डूइंग। द डेवी एम्फेसाइज्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। हॉलिस्टिक एजुकेशन एम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। हॉलिस्टिक एजुकेशन प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है हॉलिस्टिक एजुकेशन। ऑप्शन इसका B. Differentiated instruction is used to teach all students the same way, modify content and method for varied needs, focus on one group only, reduce syllabus। ठीक है, सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, मॉडिफाई कंटेंट एंड मेथड फॉर वेरिड नीड्स, ज़रूरत के हिसाब से उसका कंटेंट चेंज करते हैं, तरीका चेंज करते हैं। ठीक है, डाइवर्स लर्नर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। In NEP 2020, the 5+3+3+4 structure refers to the stages of teachers promotion, no. New school education stage, yes. Level of higher education, no. Sports training, no. So, NEP 2020 में क्या कॉन्सेप्ट दिया गया कि 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फाउंडेशनल होता है 5 साल। ठीक है, तो 5 साल फाउंडेशन हो गया आपका। कहाँ से चलेगा ये चलेगा आपके पास LKG से, LKG, UKG 1, 2, 3, 5 साल हो गया। अब उसके बाद चलेगा आपके पास प्रिपरेटरी। ठीक है, कहाँ से चलेगा फिर ये 4, 5, 6, है ना, मिडिल 7, 8, 9। अब उसके बाद अब सेकेंडरी स्टेज है। तो इस तरह से आपका अलग अलग स्टेज इसमें बनाया गया है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें आ रहा है। तो आज का ये जो सेशन था ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था कि हमारे जो CTET एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में भाई बहन लोग, उनके लिए एक स्पेशल है ये। और बहुत सारे डिमांड आ रहे थे मेरे पास कि सर कम से कम CTET के लिए तो कम से कम शुरू कीजिए। ठीक है, जिनका CTET और स्टेट वगैरह सब कुछ हो चुका है वो तो अपना कर रहे हैं, हम लोग के लिए भी कीजिए। और बहुत सारे बच्चे, यकीन मानिए आप, बहुत सारे बच्चे जो हैं 2-2 नंबर, 1-1 नंबर से जब पीछे हट जाते हैं ना, रुक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो हम लोग चलिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आते जाते रहता है इस सब चीज़ को। और जो धैर्यवान होता है ना, धैर्य के साथ जो तैयारी करता है, मंजिल उसको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो लाइफ में कभी भी ये मत कहना कि मुझे पढ़ाई से मन नहीं लग रहा है। ठीक है, पढ़ाई से अगर जिस दिन मन आपका हट गया, समझो कि आप वहाँ से पढ़ाई आपको छोड़ रहा है पीछे। तो ये नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में हमेशा मन लगाइए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और मेरा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और बहुत सारे लोग PDF की डिमांड करते हैं, तो प्लीज़ PDF जो होता है नहीं, थोड़ा सा बहुत मेहनत से टाइप करना पड़ता है। और ऐसे भी मेरे चैनल में उतना ज़्यादा व्यू है नहीं, जो बच्चे हैं बस वो ले दे के कुछ बच्चे ही हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आप इसको रेडियो के जैसा भी सुन सकते हैं, आराम से सो जाइए, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार सुनिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो चलिए, आज का जो ये सेशन था CTET का, ये यहीं पर हम लोग ये करते हैं। फिर हम लोग नए सेशन में मिलेंगे हम लोग CTET के साथ में। और यकीन मानिए CTET का जितने भी कोर्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ना, वो सब का सब ब्लंडर होगा और सॉलिड नोट्स होगा। ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने जा रहा है। ये पूरे 27 साल का पूरा ये निचोड़ होगा मेरा। और मैं इस टीचिंग लाइन में आपका 97 से जुड़ा हूँ मैं। और बहुत सारा मेरे पास प्राइवेट स्कूल में भी काम करने का, और अभी तो मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में हूँ 10+2 में। तो दोनों का अनुभव मेरे पास है और दोनों का मैंने देखा है, एग्जामिनेशन पास किया है मैंने।
तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, किस तरह का ट्रिक क्वेश्चन आता है, कहाँ स्टूडेंट फंसता है। और यकीन मानिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, सबसे फर्स्ट एग्जामिनेशन, उसमें 5 ऑप्शन थे, ठीक है। अभी 5वां ऑप्शन क्या होता था? 5वां ऑप्शन होता था इनमें से सब और इनमें से कोई नहीं। अब आपके पास सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वही होता है ना कि अब इनमें से सब लगाना है कि इनमें से कोई नहीं लगाना है। और सारे आंसर जो है ना आपको लगते थे कि अरे इनमें से सब हैं या तो इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। आज के लिए बस इतने ही, हम लोग फिर मिलेंगे कल नए क्लास के साथ में। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और यकीन मानिए कभी आपको हारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सफलता आपको तो मिलेगी ही मिलेगी। और यही है कि जब कंटेंट बेस्ड हो तो प्रैक्टिस अगर आपका जम के होता है तो सब आपको आपके हाथ में आ जाता है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।